अस्सलाम वालेकुम। MGT 502 मिड टर्म प्रिपरेशन। तो स्टूडेंट सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि जो MGT के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इसका पेपर ना कॉन्सेप्चुअल होता है, तो हमने तैयारी भी उस लिहाज से करनी है। लेकिन मैंने जो फ़ाइल ओपन की हुई है ना ये VU टॉपर की फ़ाइल है, क्योंकि अगर पास्ट में से जब पेपर आ भी रहा होता है तो उनकी फ़ाइल से ज़रूर पेपर आता है। तो हमने तैयारी फिर कॉन्सेप्चुअल करनी है इस फाइल को बेस बनाकर। मैंने सभी MCQs को GPT AI सोर्स को यूज़ करके उनकी डिटेल चेक कर लिए ताकि आपका साथ साथ सब्जेक्टिव भी क्लियर होता जाए और ना कि सिर्फ हम जो करेक्ट ऑप्शन है उसको देखें, बल्कि बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको उनकी स्टेटमेंट को भी हम देखेंगे, ताकि अगर पेपर में जो स्टेटमेंट है डिफरेंट आ जाती हैं तो आप इस काबिल हो जाएं कि आप पेपर को सॉल्व कर सकें। तो चलिए अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज लेवल ऑफ मेच्योरिटी फॉर मेकिंग द एथिकल डिसीजंस। अब देखिए एथिकल डिसीजंस उस वक्त हम कर पाते हैं, वैसे एथिक्स बोलते हैं कि इंसान को जो पहचान हो ना सही और गलत की, उसको बोलते हैं एथिक्स। कुछ रूल सेटअप होते हैं जो हर किसी को पता होता है और वो उस वक्त होता है जब इंसान मेच्योरिटी की तरफ पहुंचता है। तो उसके अंदर मेच्योरिटी लेवल के कुछ स्टेजेस होते हैं, जिसमें प्री मॉरल स्टेज होता है, कन्वेंशनल स्टेज होता है और प्रिंसिपल स्टेज होता है। लेकिन जो पोस्ट मॉरल है ना वो स्टेज ही नहीं है मैच्योरिटी का फॉर मेकिंग द एथिकल डिसीजन। इस वजह से ये ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल करेक्ट बन रहा है। वैसे बाकी ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। ये देखिए, देयर आर द थ्री मेन स्टेजेस ऑफ मोरल एथिकल डिसीजन मेकिंग। और ये किस चीज़ के ऊपर बेस करें? ये लॉरेंस कॉलबर्ग थ्योरी के ऊपर बेस करें। ये जो थ्री स्टेजेस है ना, ये इसने ये थ्योरी पेश की थी, ये भी आपने याद रखना है। ये थ्योरी का नाम था मॉरल डेवलपमेंट। और जो इसका प्री मॉरल स्टेज था, जिसको प्री कन्वेंशनल स्टेज भी बोलते हैं, ये बेस्ड ऑन द अवॉइडिंग द पनिशमेंट एंड गेटिंग द रिवॉर्ड्स। तो ये इसके ऊपर बेस करते हैं। बहुत सिंपल और ईजी वर्डिंग है, मेरे पढ़ने से ही आपको समझ लग जाएगी। और कन्वेंशनल का मतलब होता है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रूल्स एंड गेनिंग द सोशल अप्रूवल। और प्रिंसिपल मतलब पोस्ट कन्वेंशनल, बेस्ड ऑन द पर्सनल मॉरल प्रिंसिपल इवन इफ दे गो अगेंस्ट द लॉस। तो यहाँ पे जो पोस्ट मॉरल है ना वो है ही नहीं स्टेज, तो इस वजह से ये हमारे पास ठीक ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसीजन मेकिंग मॉडल। कौन से जो मॉडल है ना वो डिसीजन मेकिंग नहीं है? रैशनल, इनिशिएटिव और गार्बेज, ये सारे मॉडल्स तो हैं लेकिन टेक्निकल मॉडल यहाँ पे नहीं है, तो इस वजह से ये इसका ठीक ऑप्शन है। बाकी हम देख लेते हैं कि रैशनल मॉडल क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल डिसीजन मेकिंग को बोलते हैं रैशनल मॉडल, और ये भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, आ सकती है पेपर में। इनिशिएटिव जो मॉडल होता है वो होता है बेस्ड ऑन द गट फीलिंग्स और एक्सपीरियंस। और गार्बेज कैन मॉडल यूज इन द मेसी अनसर्टेन एनवायरनमेंट वेयर द प्रॉब्लम सॉल्यूशंस एंड पीपल आर मिक्स्ड रैंडमली। तो आपको समझ लगे कि ये सबका क्या मतलब था। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर शेयर्ड बिलीव्स अबाउट द एक्सपेक्टेड बिहेवियर इन मेकिंग द ग्रुप्स फंक्शंस इफेक्टिवली। तो ये ग्रुप नॉर्म्स जो है ना ये इसका बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। ग्रुप यूनिटी, ग्रुप क्राइटेरिया और एफिकेसी को भी देख लेते हैं कि ये क्या है हमारे पास। ये देखिए, जो ग्रुप नॉर्म्स है ना आर द शेयर्ड बिलीव्स और रूल्स। ये आपने इसका याद रखना है कि ग्रुप नॉर्म्स क्या हैं? शेयर्ड बिलीव्स और रूल्स हैं अबाउट हाउ द पीपल शुड बिहेव इन द ग्रुप, के लोग ग्रुप के अंदर बिहेव कैसे करते हैं, उनके बिलीव्स कैसे हैं, उनके रूल्स कैसे हैं, लोगों के अपने। ठीक है, दे हेल्प टू गाइड द बिहेवियर, इम्प्रूव द कॉपरेशन एंड मेक द ग्रुप फंक्शंस इफेक्टिवली। और उसके बाद देखिए बाकी जो चीज़ें थी ना, ग्रुप यूनिटी इसका मतलब होता है मीन्स टुगेदरनेस और हार्मनी, नॉट स्पेसिफिक रूल्स। इसमें कोई स्पेसिफिक रूल सेटअप नहीं होता। और ग्रुप क्राइटेरिया होता है मीन्स स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स नॉट बिहेवियर एक्सपेक्टेशंस होता है। और ग्रुप एफिकेसी होता है मीन्स द ग्रुप बिलीव्स एंड इट्स एबिलिटी टू सक्सीड नॉट शेयर द बिहेवियर रूल्स। इसमें भी हम रूल सेटअप मतलब इन तीनों चीज़ों में रूल्स नहीं है, तो जो ग्रुप नॉर्म्स है ना उसके अंदर रूल्स हैं, बस ये आप याद रख लेना। नेक्स्ट वन है, मिस्टर अली इज अ मेंबर ऑफ द ग्रुप, he always gives the new ideas and tries to get the maximum information regarding the project they are handling. Which of the following group rule he is performing? तो ये टास्क ओरिएंटेड रोल वो परफॉर्म कर रहा है। जो हमारे पास सिनेरियो गिवन है कि अली एक ग्रुप का मेंबर है, वो हमेशा से नए आइडियाज़ की कोशिश करते रहता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेट कर सके अपने प्रोजेक्ट को लेकर। तो इस तरह की जो हमारे पास सिचुएशन होती है ना, टास्क ओरिएंटेड रोल परफॉर्म कर रहा है वो। रिलेशनशिप ओरिएंटेशन नहीं होगा, सेल्फ ओरिएंटेड और मेंटेनेंस ओरिएंटेड को हम देखेंगे अगर ऑप्शन आ जाता है तो। देखिए ये हमारे पास गिवन ऑप्शन था। और बाकी जो है ना रिलेशनशिप ओरिएंटेड रोल, इसका मतलब होता है फोकस ऑन द इम्प्रूविंग द ग्रुप हार्मनी एंड रिलेशनशिप। मतलब टास्क के ऊपर फोकस नहीं होता, बस जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाने में फोकस होता है।
सेल्फ ओरिएंटेड का मतलब होता है फोकस ऑन द पर्सनल गेन, सिर्फ अपना ही फायदा सोचना। और मेंटेनेंस ओरिएंटेड का मतलब होता है सिमिलर टू द रिलेशनशिप रूल्स, ये फर्स्ट वन की सिमिलर है, लेकिन फोकस ऑन द कीपिंग द ग्रुप टुगेदर, ये मतलब कि पूरे ग्रुप को साथ साथ लेके चलता है, उसके ऊपर फोकस करता है। मेंटेन करना उस लफ्ज से उसका उसको उसकी डेफिनेशन अराइज हो रही है। नेक्स्ट वन है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेगेटिव कंसिक्वेंसेज आर और द विदड्रॉल ऑफ द पॉजिटिव कंसिक्वेंसेज टू रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ द रिपीटिंग द बिहेवियर इन द सिमिलर सेटिंग्स इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं पनिशमेंट। अब बाकी जो ऑप्शन है उसको भी हम देखेंगे। वैसे हम पनिशमेंट को मजीद डिफाइन कर लेते हैं कि मीन्स गिविंग द नेगेटिव कंसिक्वेंस लाइक स्कॉल्डिंग, मतलब किसी को डांट देना उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, या कोई बच्चा जैसे कोई मिस्टेक करता है तो उसको हम डांट देते हैं ताकि वो दोबारा उसको रिपीट ना करे। तो ये चीज़ आ जाती है पनिशमेंट के अंदर, ताकि हम स्टॉप कर सके वो बिहेवियर फ्रॉम द हैपनिंग अगेन, वो दोबारा से वो बिहेव ना करे जो उसने अभी किया है। टू रिड्यूस द अनवांटेड बिहेवियर, ये भी इसका फंक्शन है पनिशमेंट का, और ये इसकी डेफिनेशन थी। तो बाकी जो ऑप्शन है, री इन्फोर्समेंट का मतलब होता है इंक्रीज अ बिहेवियर, और पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट का मतलब होता है ऐड समथिंग टू गुड टू इंक्रीज अ बिहेवियर, और नेगेटिव का मतलब रिमूव समथिंग। ये ऑप्शन भी बन सकते हैं, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट और नेगेटिव री इन्फोर्समेंट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द डेविड मैकलैंड्स थ्योरी of motivation, a person trying to make the others behave in such a manner which otherwise they would not behave as, तो ये हमारे पास होता है नीड फॉर द पावर, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए डिटेल देखते हैं इसकी। जो इसका मॉडल है ना डेविड का, वो ये मोटिवेशन थ्योरी है। पीपल आर ड्रिवन बाय द थ्री मेन नीड्स, मतलब लोगों को तीन बेसिक जो उनकी नीड्स होती है ना, उस वो एक तो होती है नीड फॉर अचीवमेंट, ताकि डिज़ायर टू एक्सेल एंड सक्सीड, और नीड फॉर एफिलिएशन मतलब डिज़ायर फॉर फ्रेंडली रिलेशनशिप, और नीड्स फॉर पावर मतलब डिज़ायर टू इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल द अदर्स। तो यहाँ पे नीड फॉर द पावर जो है ना, वो यहाँ पे ठीक ऑप्शन है, क्योंकि इफ समवन इज ट्राइंग टू मेक द अदर्स बिहेव डिफरेंटली इट शोज डिज़ायर टू इन्फ्लुएंस, दिस इज द नीड फॉर द पावर। तो इस वजह से जो नीड फॉर पावर है ना, वो यहाँ पे ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट वन है when a manager allows time to relaxation to employees to so that they can balance their work schedule and personal life, it's actually an example of the flex time। तो ये flex time की एग्जाम्पल है, ताकि जो हमारे पास मैनेजर है ना, वो अपनी एम्प्लॉयज़ को रिलीफ दे रहा है ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ पे भी फोकस कर सके और अपनी वर्क को बैलेंस कर सके, शेड्यूल कर सके। तो ये जॉब शेयरिंग नहीं हो सकता। देखिए ना, बाकी ऑप्शन के ऊपर भी हम फोकस करेंगे। टेलीकम कम्यूटिंग भी नहीं हो सकता, नन ऑफ द मतलब फ्लैक्स टाइम तो इसके अंदर है ना, वो ठीक ऑप्शन है। अब फ्लेक्स टाइम को मज़ीद देख लेते हैं थोड़ा सा, अगर आपके पास सब्जेक्टिव में आ जाए तो। मीन्स गिविंग द एम्प्लॉय फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग देयर वर्क और सो दैट दे कैन बैलेंस वर्क एंड पर्सनल लाइफ। लाइक जैसे फ्रीलांसर्स होते हैं ना, उनके मतलब कि जो प्रोजेक्ट लेते हैं तो उनकी फ्री होते हैं कि वो जिस टाइम भी करें, चाहे डे में करें चाहे नाइट में करें। तो मैनेजर्स बस उन्हें टास्क असाइन कर देते हैं, वो उनसे पूछते नहीं है कि आप किस टाइम करें किस टाइम ना करें। तो इस तरह का टाइम आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ये फ्लेक्स टाइम जॉब होती है। It allows them to start and end the work earlier or later as long as complete the required hours। और उसके बाद जो जॉब शेयरिंग होती है, टू पीपल शेयर वन फुल टाइम जॉब, और टेली कम्यूटिंग का मतलब होता है वर्क फ्रॉम द होम और रिमोट लोकेशन। टेली कम्यूटिंग टर्म इसको याद कर लें, क्या मतलब है इसका, रिमोट लोकेशन मतलब घर से बैठ के कोई काम करना। और तो यहाँ तो नन ऑफ द गिवन जो है ना, वो फिट ही नहीं होता है यहाँ पे। The team which implies scattered or spread at multiple different are known as a virtual। ठीक है, ये इसका ठीक ऑप्शन है। बाकी हम देखेंगे, देखिए वर्चुअल टीम का मतलब होता है आर मेड अप ऑफ द एम्प्लॉइज हु आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट लोकेशन। जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये एक जगह पे तो नहीं है ना, ये पूरे पाकिस्तान में स्कैटर्ड हैं, फैले हुए हैं स्टूडेंट। तो वर्चुअल बेसिकली इसी टर्मिनोलॉजी के ऊपर बेस करता है। एंड ऑफन कम्युनिकेट थ्रू द टेक्नोलॉजी लाइक ईमेल वीडियोस कॉल्स और मैसेजेस और ऐप्स। जैसे हम सारे आपस में कम्युनिकेट करते हैं यूट्यूब से, या फिर ईमेल के थ्रू, टीचर से भी, जीडीबी असाइनमेंट्स वगैरह, वो जो हमारा कम्युनिकेशन के जितने भी वेज है ना, वो यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं। अब देखो, जो एमजीटी का सब्जेक्ट है ना, इसमें तकरीबन सारा आप पढ़ लें सीख लें कौन सी टर्म किसका क्या मतलब है, लेकिन जब पेपर आता है ना, उसमें पूछते हैं कि आपका क्या ख्याल है, आपके आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे, अपने अल्फाज में इसको लिखें। जब सब्जेक्टिव आता है, मैंने नोटिस किया तकरीबन क्वेश्चन ऐसे होते हैं, लेकिन जो कुछ डिफाइंस होती हैं एग्जैक्ट, जैसे किसी की थ्योरी होती है, जो उसने कहा होता है वही हमने बताना होता है, इसलिए हमें उसको पढ़ना पड़ता है कि उसने क्या कहा था। क्योंकि हम अब उस वक्त खुद तो नहीं हम बन जाएंगे ना, जैसे कह दें कि पेजे की थ्योरी लिखिए या फेरेड की थ्योरी लिखिए, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो उस वक्त वो हम खुद तो नहीं बन जाते, हमने उसकी थ्योरी को पढ़ना होता है और वही हमने उसको डिफाइन करना होता है। तो आप पढ़ लें हैंडआउट्स को थॉरली अगर टाइम है तो।
उसके बाद फाइल्स भी ज़रूर करें, लेकिन पेपर आपका कॉन्सेप्चुअल होगा, इसलिए मैं आपको पहले से बता रही हूँ। अब देखिए क्रॉस फंक्शनल का क्या मतलब होता है, टीम मेंबर्स फ्रॉम द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर्किंग टुगेदर। और सेल्फ मैनेज का मतलब होता है टीम दैट मैनेज देयर ओन टास्क विदाउट डायरेक्शन सुपरविजन। सेल्फ मैनेज मतलब खुद ही मैनेज कर लेते हैं, उनको सुपरविजन की जरूरत नहीं होती, मतलब टॉप लेवल मैनेजर की उनकी जरूरत नहीं होती। और प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब टीम फॉर्म टू फाइंड सोल्यूशन टू स्पेसिफिक इश्यूज। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट। Which of the following is an example of the goal setting in the management of the objective MBO स्टाइल? MBO स्टाइल को देख लेते हैं। वैसे इसका डिक्रीज पे रोल कॉस्ट बाय 66% जो है ना, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसका 100%। ये देखो जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स इसको बोलते हैं MBO, फोकस ऑन द सेटिंग द क्लियर स्पेसिफिक मेजरेबल गोल्स। Decrease payroll cost by 6% is a specific measurable goal. Exactly what the MBO is about. MBO किसके बारे में है, तो exactly आपको डिजिट दिया हुआ यही चीज़ होती है। और जो मॉडर्नाइज आउटडेटेड इक्विपमेंट होता है, ये होता है नॉट मेजरेबल। और इम्प्रूव कस्टमर सर्विस का मतलब होता है नॉट स्पेसिफिक मेजरेबल। और इंक्रीज एम्प्लॉइज सेटिस्फेक्शन मतलब आल्सो वैग एंड हार्ड मेजर्ड विदाउट स्पेसिफिक्स। तो जो हमारे पास स्टेटमेंट थी उसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये वाला है, डिक्रीज द पे रोल। डिक्रीज भी लफ्ज याद रखना, वहाँ पे हो सकता है कि ऑप्शन पे रोल कॉस्ट बाय 6% हो, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज लिखा हो तो आपने फोकस करना है डिक्रीज है। The measure of the appropriateness of the goal chosen is called the effectiveness, efficiency, economy। इसको भी हम देखेंगे। अच्छा, efficiency और effectiveness में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको आपने क्लियर कर लेना है। इफेक्टिवनेस बोलते हैं मीन्स डूइंग द राइट थिंग्स राइट, सही चीज़ों को बिल्कुल सही तरीके से करना ना, ये इफेक्टिवनेस होती है। और जो एफिशिएंसी होती है डूइंग द थिंग्स राइट। देखिए बिल्कुल सिमिलर चीज़ें हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। यूजिंग द मिनिमम रिसोर्सेज, कम रिसोर्सेज के होते हुए भी चीज़ों को बिल्कुल बेहतर तरीके से करना, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। और इकोनॉमी होता है सेविंग द कॉस्ट और बीइंग द बजट कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये मज़ीद था डिटेल इसकी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेड ऑफ डिस्कस्ड इन द बिग 5 मॉडल? तो मोटिवेशन जो है ना, यहाँ पे ठीक ऑप्शन है। कॉन्शियसनेस और एग्रीएबलनेस को भी हम देख लेते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना हमारे पास बिग 5 मॉडल, उसके जो 5 मॉडल्स है ना वो ये है। एक तो है एग्रीएबलनेस, कॉन्शियसनेस और एक्स्ट्रावर्जन और न्यूरोटिक्सिज्म और ओपननेस टू द एक्सपीरियंस। ये 5 पॉइंट्स हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर याद कर लें, इंपॉर्टेंट है। तो दी मोटिवेशन जो है ना वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि मोटिवेशन नहीं है वन ऑफ द बिग 5 ट्रेड्स अबाउट व्हाट द ड्रिवन पर्सन, नॉट द पर्सनैलिटी ट्रेड इटसेल्फ। तो इस वजह से मोटिवेशन जो है ना वो ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट यहीं पे देख लेते हैं, बार बार हम फाइल पे मूव कर रहे थे, तो ये वही MCQs हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन मेकिंग मॉडल मेकिंग यूज ऑफ द गट फीलिंग्स? तो ऑप्शन हैं बाउंडेड रैशनैलिटी, इनिशिएटिव डिसीजन मेकिंग बाय ऑब्जेक्शन या गार्बेज कैन मॉडल। तो बी ऑप्शन ठीक है, इनिशिएटिव डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब क्या होता है, मेकिंग रिलाइज ऑन द गट फीलिंग्स, इंस्टिंक्ट इंस्टिक्ट्स, एक्सपीरियंस रेदर देन द डिटेल एनालिसिस। मतलब जो हमारी अंदर की फीलिंग्स होती हैं, जिसको बोलते हैं छठी हिस्स, उसके मुताबिक ही हम कोई डिसीजन ले लें तो उसको बोलेंगे इस तरह का जो इनिशिएटिव डिसीजन मेकिंग होता है। बल्कि मतलब हमने उसमें कंप्लीट चेकिंग नहीं की, डिटेल एनालिसिस नहीं किया, लेकिन बस जो हमारा दिल कह रहा था वही हमने कर दिया, तो वो हम बोलेंगे कि ये इनिशिएटिव डिसीजन मेकिंग होगी। उसके बाद जो बाउंडेड रैशनैलिटी होता है, मेकिंग द डिसीजन विद लिमिटेड इंफॉर्मेशन एंड टाइम बट स्टिल लॉजिकल। ये लॉजिकल तो होती है लेकिन बाउंडेड भी होती है, मतलब कि डिसीजन मेकिंग है लेकिन लिमिट इन्फॉर्मेशन के साथ। और डिसीजन मेकिंग बाय द ऑब्जेक्शन का मतलब है चूजिंग द ऑप्शन बाय एलिमिनेटिंग द वर्स्ट वंस, मतलब कि हमने उसमें जो बुरी चीज़ है ना उसको एलिमिनेट कर देना है, मतलब ऑब्सलीट कर देना है, ख़त्म कर देना है, हमने वो वाला ऑप्शन चूज करना है। गार्बेज कैन मॉडल का मतलब है डिसीजन इन द क्योटिक और रैंडमनेस सिचुएशन। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर द बेसिक कंजम्पशन ऑफ द मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड एक्सेप्ट। एक के अलावा जो बाकी सारे हैं ना वो एक्सेप्शन है, बेसिक कंजम्पशन है मैस्लो हायरार्की की। तो डी ऑप्शन ठीक है, नीड्स आर द सिंपल विद अ फ्यू नीड्स एक्टिंग कंसेक्टिवली। तो ये इसका नहीं है, तो ये ठीक ऑप्शन है। और जो है ना बाकी ऑप्शन, वंस अ नीड इज सेटिस्फाइड इट लॉसेस द इम्पोर्टेंस, इट्स अ रोल ऑफ डिक्लाइन। और lower level needs must be satisfied first before the higher level needs become the active।
तो हमारे पास यहाँ पे डी ऑप्शन जो था ना वो ठीक था। नीड्स आर सिंपल विद अ फ्यू नीड्स एक्टिंग कंसेक्टिवली। इसको आप देख लें, याद कर लें। इफ़ यू हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड हाउ द अदर्स फील्स इवन विदाउट बीइंग टोल्ड, यू हैव द एबिलिटी टू, मतलब यू हैव द एबिलिटी, आपके अंदर ये एक सलाहियत है कि आपको दूसरों की जो ना क्या सोच रहे हैं उसको समझ लेते हैं इससे पहले कि वो आपको बताएं। तो इसको हम बोलेंगे गेट अलोंग विद अदर्स, मोटिवेट योर सेल्फ, शो इम्पैथी या मैनेज योर इमोशंस। तो शो इम्पैथी जो है ना वो यहाँ पे हमदर्दी जिसको बोलते हैं ना, सिंपैथी होता है, वैसे ये एम्पैथी भी उससे रेलिवेंट ही है। तो ये होगा, इस चीज़ को हम बोलेंगे शो इम्पैथी। फिर से वही डिफाइन थी हुई है जो अपने स्टेटमेंट के अंदर पढ़ी है। मजीद अगर इसकी डेप्थ में जाए तो इट मीन्स यू कैन फील व्हाट अदर्स फील एंड सी थिंग्स फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। आप चीज़ों को देख लेते हैं दूसरों के पर्सपेक्टिव से कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं। और जो बाकी ऑप्शन है, गेट अलॉन्ग विद अदर्स अबाउट सोशल स्किल्स बट नॉट एग्जैक्टली द अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग। इस वजह से हमने इसको रॉन्ग कहा क्योंकि इसमें हम अंडरस्टैंड तो नहीं कर रहे एग्जैक्टली दूसरों की फीलिंग्स को। और मोटिवेट योर सेल्फ ये भी यहाँ पे सूट नहीं करता, और मैनेज योर इमोशंस ये भी यहाँ पे सूट नहीं करता। तो हमारे पास ठीक ऑप्शन जो है ना वो शो इम्पैथी है। नेक्स्ट वन देखिए, इफ अ पर्सन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सराउंडिंग्स व्हाइल मेकिंग अ डिसीजन, ही और शी इज एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय द दिस सिचुएशन। ये ठीक ऑप्शन है। और दी परसीवर और टारगेट, इनको भी देख लेते हैं हम। वैसे जो दी सिचुएशन है इसके अंदर जो चीज़ें शामिल होती हैं, हैपनिंग अराउंड दैट कैन अफेक्ट द डिसीजंस, आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें आपके डिसीजन को अफेक्ट कर सकती हैं ना वो सारी सिचुएशन के अंदर कहलाएंगी। और द परसीवर होता है द पर्सन मेकिंग द डिसीजन इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर ओन एक्सपीरियंसेस एंड बायसेस। तो इसको बोलते हैं परसीवर, मतलब अपने ही जो उसकी एक्सपीरियंस है ना उसकी बेस के ऊपर उसके जो डिसीजन होते हैं ना इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, मुतासिर हो रहे होते हैं। और जो टारगेट होता है द ऑब्जेक्ट और पर्सन द डिसीजन इज अबाउट नॉट सराउंडिंग्स। ये जो टारगेट है ना वो उससे कनेक्टेड है जो पर्सन है और जो डिसीजन लेने वाला है, इसका सराउंडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। इस वजह से टारगेट का ये मतलब है। तो सिचुएशन यहाँ पे ठीक था। ऑल ऑफ द मेंशन्स sciences have the contributed the growth of the organizational behavior except psychology, sociology, social psychology या जियोलॉजी। तो देखो जियो का मतलब होता है अर्थ से या ज़मीन से इसका ताल्लुक होता है, या एरिया से जियोग्राफिकल एरिया के साथ ताल्लुक होता है। तो बाकी जो टर्म्स है ना वो उसका ताल्लुक होता है ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से, लेकिन जियोलॉजी का नहीं होता, सॉरी जियोलॉजी का नहीं होता। ये इसका ठीक ऑप्शन है। और साइकोलॉजी का मतलब होता है इंडिविजुअल बिहेवियर, और सोशोलॉजी का मतलब होता है ग्रुप बिहेवियर, और सोशल साइकोलॉजी का मतलब होता है इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन होता है ना वो सोशल साइकोलॉजी कहलाता है। तो जियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ अर्थ रॉक्स विच इज नो कनेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है, आप थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज कर लें, 2x कर लें। 2x नहीं करें, ऊपर से गुजर जाएगा, 1.5x कर लें। द ओपिनियन और अ बिलीफ सेगमेंट ऑफ एन एटीट्यूड इज नाउन एज। तो ये आपको जो टर्म दी हुई है ये होता है कॉग्निटिव कंपोनेंट। ठीक है, कॉग्निटिव किसको बोलते हैं? ऑफ एन एटीट्यूड इज अबाउट द ओपिनियंस बिलीव्स एंड थॉट्स अ पर्सन हैज अबाउट समथिंग। ठीक है, और वैसे भी कॉग्निटिव थ्योरी बार बार आपने पढ़ी होगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। एजुकेशन के जितने भी सब्जेक्ट हैं ना तकरीबन सब में एक कॉग्निटिव दिया होता है, और इसका ताल्लुक माइंड सेट से है, थॉट से है, बिलीफ से है। ये आप बस कॉन्सेप्ट याद रख लें, बाकी आप इसको खुद कर लेना। इट्स व्हाट यू थिंक और बिलीव अबाउट द प्रोजेक्ट सिचुएशन। अच्छा, बाकी जो है ना हमारे पास अफेक्टिव कंपोनेंट और बिहेवियर कंपोनेंट और साइकोलॉजिकल कंपोनेंट, तो ये यहाँ पे सूटेबल नहीं है, और ये कोई न्यू टर्मिनोलॉजी नहीं है कि हम उसको डिफाइन करने बैठे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, ऑल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मोटिवेशन एक्सेप्ट, सारे जो है ना एलिमेंट हैं मोटिवेशन के सिवाय किसके? परसिस्टेंट, इंटेंसिटी और डायरेक्शन। तो नन ऑफ द गिवन, ये सारे तो हमें जो ऑप्शंस गिवन है वो मोटिवेशन के एलिमेंट्स तो हैं, इसलिए नन ऑफ द गिवन ऑप्शन यहाँ पे सही बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, attributions which protect self esteem or a present positive self image are the category of the which of the bias। तो सेल्फ सर्विंग बाइएस की ये आपके पास डिफाइन दी हुई है। देखो, सेल्फ सर्विंग बाइएस का मतलब होता है आर व्हेन द पीपल टेक द क्रेडिट फॉर द सक्सेसेस प्रोटेक्टिंग द सेल्फ स्टीम एंड ब्लेम द अदर्स। वैसे बाइएस का लफ्ज़ होता है
कोई मतलब कि मुतनाज़ा, जैसे तनाज़ा नहीं होता, जैसे मैं आपको बताऊँ कि आप अपने पर्सनल ओपिनियन की बेस पर ना किसी एक ग्रुप को फेवर करने लग जाएँ या किसी एक के बिल्कुल अगेंस्ट चले जाएँ, सिर्फ अपने माइंडसेट की बेस के ऊपर। तो ये जो सेल्फ सर्विंग बायस आ जाता है ना, सेल्फ इसमें सर्विंग ऐड कर दी है, इसका मतलब जो भी आपको सक्सेस होगी सारा क्रेडिट आप खुद को दें, लेकिन अगर आप फेल हो रहे हैं तो सारा का सारा ब्लेम दूसरों को दें। तो ऐसी सिचुएशन कहलाती है सेल्फ सर्विंग बायस। ठीक है, दिस हेल्प्स मेंटेन पॉजिटिव सेल्फ इमेज। इससे सिर्फ अपना ही इमेज अब इंसान बेहतर करने में लगा रहता है, अपने आप को ठीक करने में लगा रहता है। और कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब होता है फीलिंग द डिसकम्फर्ट फ्रॉम द होल्डिंग द कन्फ्लिक्टिंग द बिलीव्स। तो ये चीज़ थी। और परसेप्चुअल बेस का मतलब होता है एरर्स इन हाउ वी परसीव द थिंग्स। और कोरेस्पोंडेंस का मतलब होता है ओवर एट्रीब्यूटिंग बिहेवियर टू पर्सनैलिटी रेदर देन द सिचुएशन। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास सिनेरियो गिवन है कि मिस्टर फाद वन डे सैलरी वाज डिडक्टेड बिकॉज ऑफ हिज अनइन्फॉर्म्ड लीव। ठीक है, ये समझ आ गई ना, आसान सा था। एज ही वॉज ऑलरेडी वार्नड अबाउट द बिहेवियर, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द विच मैथड ऑफ द शेपिंग द बिहेवियर। तो ये एक पनिशमेंट है, उसको पनिशमेंट मिली है कि उसकी सैलरी डिडक्ट कर दी है, सैलरी में से डिडक्शन की गई है, उसने लीव की थी, तो ये एक पनिशमेंट में आएगा। ठीक है। और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि किसी गिविंग द रिवॉर्ड टू इंक्रीज द बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए कोई जैसे उसको कोई बोनस दे दे तो वो हम उसको बोलेंगे कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मतलब रिमूविंग समथिंग अनप्लेजेंट टू इंक्रीज द बिहेवियर। लेकिन हमारा देखिए रिमूव तो कर रहे हैं समथिंग, लेकिन हमारा जो मकसद है वो इंक्रीज द बिहेवियर ही रहेगा। ठीक है। और रीइंफोर्समेंट जनरल टीम फॉर द इंक्रीजिंग द बिहेवियर नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इमोशंस। तो स्टेटमेंट्स गिवन है आपके पास, फोकस करना। दे आर मोर इंटेंस देन द मूड्स, they lack the contextual stimulus, they are less intense than the moods, they are experienced over the several days or the months। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ठीक है, दे आर द मोर इंटेंस देन द मूड्स। जो हमारे पास इमोशंस होते हैं ना वो मूड से ज़्यादा इंटेंस होते हैं। तो emotions are stronger and more intense feelings than the usually have the clear cause like anger और joy। ये हमारे पास emotions होते हैं। और moods जो होते हैं ना milder and last longer but are less intense and often don't have a clear reason। कोई खास वजह नहीं होती मूड खराब होने की। अच्छा, they lack the contextual stimulus का मतलब wrong emotions usually have the clear trigger और they are less intense than mood का मतलब होता है wrong emotion। तो यहाँ पे अपने बस इमोशंस का बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन द वर्क वैल्यूज अचीवमेंट्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। तो इसको बोलेंगे कैरियर इसका करियर एडवांसमेंट, ये जो है ना वो ठीक ऑप्शन है। इसका मतलब यही होता है कि एज अ वर्क वैल्यू मीन्स द वांटिंग टू सक्सीड एंड इम्प्रूव एंड एडवांस इन योर करियर। तो इट इन्वॉल्व्स रीचिंग द गोल्स एंड गेनिंग द रिकग्निशन। और इम्पार्शियलिटी का मतलब होता है बीइंग फेयर एंड अनबायस्ड। और प्रोविजन ऑफ द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है ऑनेस्टी एंड रिलायबिलिटी। और कंपैशनेट बिहेवियर का मतलब होता है केयरिंग फॉर द अदर्स। नेक्स्ट में देखिए बिहेवियर ऑफ द कॉलेज। College instructor to ignore the raised hands of the student that eliminates the habit of the student to ask the question. This is an example of the extinction। मतलब ये है कि जो कॉलेज का इंस्ट्रक्टर है ना मतलब टीचर है वो इग्नोर कर, जब स्टूडेंट हैंड रेज करते हैं क्वेश्चन करने के लिए वो इग्नोर कर देता है। तो इस वजह से जो स्टूडेंट की ये आदत होगी क्वेश्चन करने की वो आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो सिचुएशन कहलाएगी ना एक्सटिंक्शन कहलाएगी। एक्सटिंक्शन हैपन्स व्हेन द बिहेवियर लाइक स्टूडेंट रेजिंग द हैंड स्टॉप्स बिकॉज इट इग्नोर। क्योंकि जैसे जैसे आप उसको इग्नोर करते जाएंगे वो हैबिट उनकी ख़त्म होती जाएगी। तो अब ये देखिए नेक्स्ट वाले जो ऑप्शन हमारे पास थे, सोशल लर्निंग थ्योरी, इसका मतलब होता है लर्निंग बाय द ऑब्जर्विंग द अदर्स। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वही सेम चीज़ और पनिशमेंट पढ़ लिया आपने पहले भी। अच्छा, नेक्स्ट देखिए ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स हु वायलेट द एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स दैट आर रिजल्ट इन द नेगेटिव कंसिक्वेंसेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इट्स मेंबर और द बोस स्लो शो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेविएंट वर्क प्लेस बिहेवियर। अब इसकी थोड़ा सा डिटेल देखें। इसका मतलब यही होता है कि व्हेन द एम्प्लॉइज ब्रेक द रूल्स और नॉर्म्स, जब कोई भी नॉर्म्स हम बेसिकली रूल्स को कह रहे थे ना, जब भी कोई एम्प्लॉय होगा उसको तोड़ देगा, रूल्स की खिलाफ वर्जी करेगा, वायलेट करेगा एंड कॉज अ हार्म और प्रॉब्लम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इट्स पीपल, तो हम इसको बोलेंगे कि डेविएंट वर्क प्लेस बिहेवियर है। डेविएंट किसी चीज़ का मतलब इनहराफ कर देना। वर्क प्लेस का जो बिहेवियर है, वर्क प्लेस के बिहेवियर के अंदर सारे रूल्स और
SOPs आ जाएंगे। अगर कोई एम्प्लॉय उसको फॉलो नहीं करेगा तो वो मतलब वो डेविएंट कहलाएगा। तो इसके अंदर चीटिंग भी आ जाती है, स्टीलिंग चोरी करना भी आ जाता है, बीइंग डिस्ट्रप्टिव, तो ये सारा कुछ आ जाता है उसके अंदर, ठीक है। और इमोशनल लेबर का मतलब होता है मैनेजिंग द इमोशंस टू मीट द जॉब रिक्वायरमेंट्स। और सोशल स्किल्स का मतलब एबिलिटी टू इंटरेक्ट वेल विद अदर्स। एंड इंटरपर्सनल स्किल का मतलब होता है स्किल्स यूज टू कम्युनिकेट एंड वर्क विद द पीपल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। In the following steps in a decision making, which would come first? Generate alternatives, implement the decision, make the choice या rating the alternatives। तो generate the alternatives जो है ना वो बिल्कुल इसका ठीक ऑप्शन है, जिसका मतलब होता है come up with the different options and जनरेट ऑल्टरनेटिव को मतलब कोई एक जैसे अभी जीपीटी की जगह मैं जेमिनाई एआई सोर्स को यूज़ करना शुरू कर दूँ तो वो उसका ऑल्टरनेट होगा। और रेटिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव्स का मतलब इवेल्युएट ईच ऑप्शंस। और मेक चॉइस का मतलब सेलेक्ट द बेस्ट। और इम्प्लीमेंट द डिसीजन का मतलब पुट द चॉइस इनटू द एक्शन। तो जनरेट ऑल्टरनेटिव्स जो है ना वो यहाँ पे ठीक ऑप्शन था। नेक्स्ट देखिए, द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू वर्क अंडरस्टैंड मोटिवेट अदर पीपल इंडिविजुअलिटी इन अ ग्रुप कैन टर्म्ड एज अ ह्यूमन स्किल। इसको कहेंगे कि ताकि वो लोगों को समझ सक रहा है, दूसरे जो उसके लोग हैं काम कर रहे हैं उनको समझ लेना, तो इसको बोलेंगे कि उसके अंदर ह्यूमन स्किल है। वैसे इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन यही होती है कि इज द एबिलिटी टू वर्क वेल विद पीपल, अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स एंड मोटिवेट देम बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप। तो टेक्निकल स्किल का होता है कि नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स। और एनालिटिकल स्किल का मतलब होता है एबिलिटी। स्किल बेसिकली एबिलिटी को बोलते हैं, और जो वर्ड आपको दिया हुआ है फिर उसको आपने मजीद डिफाइन करना है कि टू एनालाइज एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स, इसको बोलेंगे एनालिटिकल। और कॉन्सेप्चुअल का मतलब यही होगा कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स आइडियाज एंड सी द बिग पिक्चर, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट their sensory impressions in order to give the meanings to their environment is called perception, interpretation, social verification या environmental analysis। तो इसका perception जो है ना वो ठीक ऑप्शन है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे लोग जो होते हैं ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट द सेंसरी इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब यही है कि व्हेन दे सी हेयर एंड फील टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। और इंटरप्रिटेशन मतलब पार्ट ऑफ परसेप्शन ही है बट मोर अबाउट द एक्सप्लेनिंग द मीनिंग। और सोशल वेरिफिकेशन मतलब चेकिंग इफ द अदर्स सी थिंग्स द सेम वे। और इन्वायरमेंटल एनालिसिस का मतलब होता है स्टडिंग द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यूजुअली द बिजनेस। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, which of the following approach evaluates the organization ability to innovate and function quickly and responsibly? तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है द एक्सटर्नल सिस्टम अप्रोच, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि लुक्स at how well an organized adopts, innovates, and responds to the changes in its environment. It focuses on the how the organization interact with the external factors like customers, competitors, and market trends. ये सारा बिहेवियर चेक करता है कि बाहर की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बाहर के फैक्टर्स के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट कर रही है और किस तरीके से इंटरेक्ट कर रही है बेसिकली। और टेक्निकल अप्रोच वही जिसका ताल्लुक होगा टेक्निकल एफिशिएंसी के साथ एंड प्रोसेस इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो टेक्निक्स यूज़ हो रही है यूज़ हो रही होंगी उसके साथ जो ताल्लुक होगा वो टेक्निकल अप्रोच कहलाएगा। द इंटरनल सिस्टम अप्रोच का मतलब यही होगा कि फोकस ऑन द इंटरनल प्रोसेस एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन है मिस्टर साजिद डिजायर टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन अ फ्रेंडली एंड वार्म रिलेशनशिप। मिस्टर साजिद की ख्वाहिश है कि वो अपने दोस्तों के साथ बड़ा अच्छे ताल्लुकात कायम कर सके। तो ये किस में फॉल करेगा ऑप्शंस के अंदर? तो नीड फॉर एफिलिएशन में आएगा, क्योंकि ये उसकी जो डिज़ायर है टू हैव फ्रेंडली वार्म रिलेशनशिप एंड बी एक्सेप्टेड बाय द अदर्स, इस वजह से ये सूट कर रहा है नीड फॉर एफिलिएशन ऑप्शन। तो जो नीड फॉर सेफ्टी होता है ना वो डिज़ायर ऑफ सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन के लिए होता है। और नीड फॉर डेजिग्नेशन का मतलब ये होता है कि डिज़ायर फॉर डेजिग्नेशन ओहदे को बोलते हैं, ठीक है। रेजिग्नेशन नहीं है, डेजिग्नेशन है। डिज़ायर फॉर स्टेटस है और पोजीशन के लिए। और नीड फॉर फूड का मतलब बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स। तो बाकी ऑप्शंस यहाँ पे सूटेबल नहीं थे, इस वजह से ये ज़्यादा बेहतर था, तो हमने इसी को करेक्ट कहा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नॉट इंटरनल एट्रीब्यूशन, पर्सनैलिटी, एबिलिटी, एफर्ट और लक। तो आपको ये एमजीटी का सब्जेक्ट ऐसे है कि ऑप्शंस आपको सारे तकरीबन ठीक लगेंगे, लेकिन आपने फोकस रहना है। पहले तो देखना है कि कौन से बिल्कुल नहीं बन सकते, इरेलीवेंट ऑप्शन को चूज करना है। इसमें टाइम लगता है इसका पेपर सॉल्व करने में। एक तो सिनेरियोज गिवन होते हैं या फिर लॉन्ग लॉन्ग स्टेटमेंट्स होती हैं। तो लक जो है ना यहाँ पे ठीक ऑप्शन है। इंटरनल इंट्रीब्यूशन रेफर्स टू द फैक्टर्स विद इन द पर्सन दैट एक्सप्लेन देयर बिहेवियर लाइक पर्सनैलिटी, एबिलिटी एंड एफर्ट। तो लक यहाँ पे नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर है। ये जो है ना बाकी वो इंटरनल फैक्टर्स है। लक जो है ना वो आउटसाइड द पर्सन कंट्रोल है, वो उसकी कंट्रोल नहीं, उसकी किस्मत उसके हाथ में नहीं होती।
Which of the following theories was proposed by the डॉगलास मैकग्रेगर? अच्छा, ये है थ्योरी ऑफ एक्स वाई, ये इन्होंने पेश की थी, जिसका जो डिस्क्राइब करती है विच डिस्क्राइब टू डिफरेंट व्यूज ऑफ वर्कर्स। एक तो है थ्योरी ऑफ एक्स, जिसका मतलब है, ये इंपॉर्टेंट है, एक्स वाई वाला आएगा एमसीक्यू। assumes the imply like dislikes work and needs strict control, और why assumes the implies are motivated and seek the responsibility। ये इसका मेन डिफरेंस है। और टू फैक्टर थ्योरी बाय हर्सबर्ग ने पेश की थी, और हिरार्की ऑफ द नीड्स थ्योरी जो थी ना वो बाय मैस्लो ने, और एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है ना वो बाय रूम ने। तो जो एक्स वाई है ना वो हमारे पास डॉगलास मैक ग्रेगर ने पेश की थी। मुश्किल नाम है, बस ऐसे ही मुझसे प्रोनाउंस हुए। A theory that relates the intrinsic factors to job satisfaction and extrinsic factors to the job dissatisfaction। extrinsic बोल रहे हैं dissatisfaction के लिए और intrinsic बोल रही हैं satisfaction के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं motivation and hygiene theory। ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट है आंसर। इंट्रिंसिक फैक्टर्स के अंदर लाइक अचीवमेंट एंड रिकग्निशन काज जॉब सेटिस्फैक्शन, और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के अंदर आता है सैलरी, वर्किंग कंडीशंस काज जॉब डिससेटिस्फैक्शन इफ नॉट मीट। ठीक है, और जो गोल सेटिंग थ्योरी है फोकस ऑन द सेटिंग एंड अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स के ऊपर फोकस करती है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द पर्सनैलिटी इज ट्रू। तो जो ट्रू स्टेटमेंट्स है ना उसी को ही देख लें। पर्सनैलिटी अपीयर्स टू बी रिजल्ट ऑफ बोथ हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है ना वो विरासती भी उसका ताल्लुक होता है और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ भी होता है पर्सनैलिटी का। ठीक है, तो जेनेटिक का मतलब यही हो गया कि हेरिडिटरी, और लाइफ एक्सपीरियंस का मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गया। तो ये दोनों चीज़ें उसको इन्फ्लुएंस कर रही है जिसकी वजह से पर्सनैलिटी होती है, डेवलप होती है। अ पर्सन विद द कैरेक्टरिस्टिक सच एज द क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी एंड आर्टिस्टिक सेंसिटिविटी shows he or she is a high on the dash factors of the big 5 personality traits। तो ओपननेस टू एक्सपीरियंस जो है ना वो यहाँ पे सही ऑप्शन है। इसकी रीज़न देखें, ट्रेड्स इंक्लूड, इसके अंदर क्रिएटिव भी चीज़ आ जाती है, क्यूरियस भी आ जाता है, इमेजिनेटिव भी आ जाता है, सेंसिटिव टू आर्ट एंड न्यू आइडियाज़। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ना वो इसमें आ जाते हैं, ओपननेस टू द एक्सपीरियंस। इस वजह से ये हमारे पास ठीक ऑप्शन है। कॉन्शियसनेस बोलते हैं बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एंड रिस्पॉन्सिबल, और एक्स्ट्रावर्जियन को बोलते हैं बीइंग आउटगोइंग एंड एनर्जेटिक को बोलते हैं। अगर ये चीज़ें आ जाएंगी तो फिर आप ये वाले ऑप्शन लगाएंगे। एग्रीडिबलनेस को बोलते हैं कि बीइंग फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव। नेक्स्ट वन देखिए, द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर टास्क, स्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। तो ये इसका जो है ना पीपल ठीक ऑप्शन है, क्योंकि देखो जो बेसिक कंपोनेंट है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे टास्क, स्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी एंड, तो ये पीपल जो है ना वो इम्पोर्टेंट इसका कंपोनेंट है। प्राइस, प्रमोशन और प्लेस हैं तो सही, लेकिन वो सेकेंडरी हैं, तो प्राइमरी और इम्पोर्टेंट पीपल है, तो इस वजह से हमने उसको कह दिया। जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, क्वेश्चन बन सकता है उसमें। एक टास्क आ जाता है, व्हाट द वर्क नीड्स टू बी डन, कि हमने काम कौन सा करना है। स्ट्रक्चर मतलब हाउ द वर्क इज ऑर्गेनाइज, उसमें टेक्नोलॉजी मतलब टूल्स और मेथड्स कौन से यूज करने हैं हमने। और पीपल मतलब इम्प्लाई व्हाट टू डू, हु डू द वर्क, जो लोग काम करेंगे ना वो इम्प्लाई कहलाते हैं और वो उनकी भी ज़रूरत होती है। तो ये सारे जो बेसिक कंपोनेंट्स है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो आपने याद रखने हैं। ये भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था और क्वेश्चन भी बन सकता है। Which of the following is not considered the biographical characteristics of the dash employee in an organization? तो फैमिली स्टेटस को हम नहीं समझते, इस वजह से ये ठीक ऑप्शन है। देखो बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर चीज़ें जो आती है ना आर द पर्सनल एटीट्यूड्स लाइक एज, जेंडर और मैरिटल स्टेटस। बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, और जो फैमिली स्टेटस होता है ना लाइक द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, एक्सटेंडेड फैमिली डिटेल्स इज नॉट टिपिकली काउंटेड एज अ बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब भी आप विकीपीडिया के ऊपर किसी पर्सनैलिटी को चेक करते हैं तो उसका ख़ानदान को नहीं देखते, बल्कि आप उसकी एज को देखेंगे, उसके जेंडर को चेक करेंगे, उसका नेम, उसकी एजुकेशन, उसी बंदे के अकॉर्डिंग, मतलब उसी बंदे के रेलिवेंट जो भी डेटा होगा ना मेटा डेटा कहलाएगा, वही आप देखेंगे, उसको बायोग्राफी बोलेंगे उसकी। ठीक है, फिर से आपको एक सिनेरियो गिवन है। Sadia is normally a very calm and composed manager, ठीक है, but the other day she sounded very visibly upset, are evidenced by her raised voice on the telephone. Her staff heard it and was trying to figure out what the caused her to be upset. This is an example of the projection। ठीक है, ये एक projection की example है।
क्योंकि वैसे तो वो बहुत काम है, लेकिन उन्होंने उनके बाकी एम्प्लॉइज़ ने सुना कि वो एकदम बहुत ऊँचा लाउडली स्पीक कर रही है, तो उन्होंने चेक किया कि उनके अपसेट होने की क्या वजह है। तो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन बेसिकली हमारे पास होते हैं व्हेन द पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग, लोग बाकी लोग उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम प्रोजेक्शन। और स्टीरियोटाइपिंग होता है मेकिंग द अजम्पशन बेस्ड ऑन द ग्रुप मेंबर्स, और हेलो इफेक्ट होता है लेफ्टिंग द वन पॉजिटिव ट्रेट इन्फ्लुएंस ओवरऑल जजमेंट, और कंट्रास्ट का मतलब होता है कंपेयरिंग द पीपल थिंग्स अनफेयरली। अच्छा, नेक्स्ट है एक्सप्लेनिंग द measuring and changing behavior of the humans and animals are concerned with the operational analytics, तो इसको बोलेंगे साइकोलॉजिस्ट। ये इसका ठीक ऑप्शन है। ये हमारे पास जो स्टडी होती है, एक्सप्लेन करती है, मेजर करती है एंड ट्राई टू चेंज द ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। ठीक है, और इसके अंदर बाकी चीज़ें आ जाती है, फोकस ऑन द हाउ द पीपल थिंक फील एंड एक्ट। तो जो बाकी ऑप्शन है ना, ऑपरेशनल एनालिटिक्स का मतलब है फोकस ऑन द इम्प्रूविंग द बिजनेस ऑपरेशंस, और सोशोलॉजिस्ट का मतलब है स्टडी द सोसाइटीज एंड सोशल बिहेवियर। साइंटिस्ट का मतलब जनरल टर्म फॉर द रिसर्चर्स इन द वेरियस फील्ड्स। ओके, नेक्स्ट देखिए। इन जॉब इंटरव्यू द एप्लीकेंट सेज द इंटरव्यूअर, इंटरव्यू लेने वाला जो है ना वो अपने एम्प्लॉय से कह रहा है व्हाट इज द कोइंसिडेंस योर बॉस एंड आई वर roommates in the college, which of the following impression management technique is used by the applicant। तो ये एसोसिएट कर रहा है कि आपके जो मतलब कि बता रहा है कि आपके बॉस और मैं जो थे ना वो अपने कॉलेज में रूममेट थे, तो ये एसोसिएट कर रहा है। अपोलोजाई नहीं है होगा यहाँ पे, कन्फॉर्मिटी भी नहीं है, और फ्लैटरी भी नहीं है। अब उन टर्म्स को भी हम देख लेते हैं अगर पेपर में आ जाए। अपोलोजाई का तो मतलब होगा कि सेइंग सॉरी, ये आपको पहले से पता होगा। और कन्फॉर्मिटी का मतलब होता है मैचिंग द बिहेवियर टू फिट इन, मतलब कम्प्लीटली हम जानबूझ के उसको मैच कर रही हो ताकि हम उसमें फिट हो सके। और फ्लैटरी का मतलब होता है गिविंग द कम्प्लीमेंट्स टू प्लीज द और समवन, किसी को खुश करने के लिए थोड़ा सा कम्प्लीमेंट तारीफ वगैरह कर देना, तो उसको बोलेंगे फ्लैटरी। नेक्स्ट वन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द बेस्ट सिनोनिम फॉर द एबिलिटी। तो ये एबिलिटी बोलते हैं कैपेसिटी को, किसी के अंदर जो पोटेंशियल होता है, काम करने की सलाहियत जो होती है ना, उसको हम एबिलिटी बोलते हैं। मोटिवेशन, देखो वैसे तो एबिलिटी के काफ़ी सारे सिनोनिम्स बन सकते हैं, लेकिन हमने जो ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे हमने उसमें से चूज़ करना है ना। तो विजडम तो नहीं हो सकता, एक्सपीरियंस भी और मोटिवेशन भी नहीं हो सकता। इस वजह से जो कैपेसिटी है ना वो ज़्यादा क्लोज है एबिलिटी के, इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अच्छा, next देखिए। Subhan believes that he was promoted and given a raise based upon his hard work on the job. He processes which of the following trait? तो इसको बोलेंगे an internal locus of the control। अब इसको देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। इसका मतलब यही होता है कि person believes their own actions and efforts cause the outcomes they get, like promotion or raise। और सुबहान थिंक्स हिज हार्ड वर्क लेड टू द, मतलब सुबहान सोचते हैं कि अगर वो ज़्यादा काम करेगा तो उसको ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। तो यही वाला ये सारा कॉन्सेप्ट था। तो ये एक इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है। नेक्स्ट देखिए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द वर्क डेविएंट बिहेवियर्स एक्सेप्ट। तो हमारे पास जो इमोशनल लेबर है ना वो नहीं होता, बाकी सारे वर्क डेविएंट बिहेवियर होते हैं। अब देख लेते हैं कि वर्क डेविएंट बिहेवियर्स होते क्या हैं। ये वो वाले एक्शंस होते हैं दैट हार्म द ऑर्गेनाइजेशन और इट्स मेंबर्स। तो इमोशनल लेबर जो है ना वो नहीं है, बाकी सारे हार्म करते हैं। देखिए पर्सनल एग्रेशन ये भी नुकसान पहुंचाएगा, लाइक हैरेसमेंट और बुलिंग इसमें आ जाएगी। और पॉलिटिकल एक्शंस का मतलब मैनिपुलेटिव बिहेवियर हो गया। और प्रॉपर्टी थेफ्ट का मतलब स्टीलिंग द कंपनी प्रॉपर्टी, किसी कंपनी की प्रॉपर्टी ही चोरी कर लेना, स्टील कर लेना, तो वो भी ये सारी चीज़ें नुकसान पहुंचाएंगी। लेकिन इमोशनल लेबर इसमें नहीं आता, तो ये हमारे पास ठीक ऑप्शन है। बस आपने मतलब याद रखना है कि डेविएंट बिहेवियर वही चीज़ जो हमने स्टार्ट में पढ़ना है। डेविएंट मतलब कि जब आप किसी एसओपी जो भी रूल सेटअप किए हुए हैं उसके अगेंस्ट चले जाएंगे तो वो डेविएंट बिहेवियर के अंदर आएगा। बार बार टर्म यूज हो रही है तो इसको आपने माइंड में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन्फ्लुएंस द परसेप्शन, तो इसको बोलेंगे हम मीडियम। देखो बाकी जो ऑप्शन है ना, जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं परसेप्शन को, उसके अंदर सिचुएशन भी आ जाता है जैसे जिसमें कॉन्टेक्स्ट और इन्वायरमेंट हो गया, और परसीवर भी, पर्सन डूइंग द परसीविंग, और टारगेट भी इसके अंदर आ जाता है। तो मीडियम नहीं आता। मीडियम हमारे पास चैनल होता है किसी भी कम्युनिकेशन का, इज नॉट टिपिकली कंसिडर्ड अ फैक्टर ऑफ द परसेप्शन, इस वजह से वो टोटली इरेलीवेंट था और वहाँ पे एमसीक्यू, तो वही इसका ठीक ऑप्शन है। Okay, Mr. Fahad believes that the participation of the employees in all aspects of the company decision making is essential. Which of the management philosophy? अब फहाद सोचता है कि सारे एम्प्लॉयज जो है ना उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए जो भी हम कोई डिसीजन ले रहे हैं कंपनी को लेकर।
तो इसको इसकी थ्योरी किससे रिलेट कर रही है, तो ये जी थ्योरी से रिलेट कर रहे हैं। अब देखते हैं जी थ्योरी क्या है हमारे पास। एम्फोसाइज द एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, ट्रस्ट एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। वो जी थ्योरी एक्सप्लेन ही इसी चीज़ को कर रही है कि जो एम्प्लॉय है वो पार्टिसिपेट करें, उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, वो भी कंट्रीब्यूट करें किसी भी डिसीजन के अंदर। तो इस वजह से हमारे पास फिर ये जी जो थ्योरी है ना वो बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। वैसे ई आर जी थ्योरी को भी देख लेते हैं। फोकस ऑन द एग्जिस्टेंस एंड रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ नीड्स, ये इसके ऊपर फोकस। एक्स जो थ्योरी है वो हमारे पास एज्यूम द एम्प्लॉयज डिसलाइक्स वर्क एंड नीड कंट्रोल, और वाई थ्योरी का देख लिया आपने, सॉरी वाई का नहीं देखा। एज्यूम्स द एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड एंड सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी बट लेस एम्फसाइजेस ऑन द फुल पार्टिसिपेशन इन द जी। जी ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा सूटेबल है और वो उसको डिफाइन कर रही है, तो वाई उससे थोड़ा सा कम है। और एक्स जो है ना वो बिल्कुल डिसलाइक वर्क के ऊपर कर रही है, और जो ई आर जी थ्योरी है ना वो फोकस ऑन द एग्जिस्टेंस और रिलेटेडनेस एंड द ग्रोथ नीड्स के ऊपर फोकस कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट वन है डैश रेफर्स टू द इनएबिलिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग टू प्रोसेस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सो दैट द डिसीजन इज मेड विद लिमिटेड सबसेट ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो इसको बोलेंगे हम बाउंडेड रैशनैलिटी बोलेंगे। अब बाउंडेड रैशनैलिटी क्या होती है, इसका मतलब होता है कि जो डिसीजन मेकर्स होते हैं कैन नॉट प्रोसेस ऑल द इंफॉर्मेशन ड्यू टू द लिमिट ऑफ द टाइम, नॉलेज, मेंटल कैपेसिटी। तो इसको बाउंड हो गई ना, उसका जो उसकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो बाउंड हो गई है। अब देखिए पोस्ट डिसीजन डिसोनेंस जो बोलते हैं ना उसको बोलते हैं फीलिंग डाउट आफ्टर द मेकिंग द डिसीजन। और जो ग्रुप थिंक ब्लॉक होता है, मतलब ग्रुप प्रेशर लीडिंग टू द पुअर डिसीजन, ग्रुप के प्रेशर की वजह से सही डिसीजन नहीं कर पाना, जैसे पाकिस्तान टीम करती है, अपने कैप्टन के ऊपर सारा उनका प्रेशर होता है, वो कैप्टन सही से काम ही नहीं कर पाता। और रैशनल बायस का मतलब होता है कि नॉट द स्टैंडर्ड टर्म ऑफ द डिसीजन मेकिंग। तो नेक्स्ट देखिए, एक मिनट में देख लो बाकी कितने रह गए एमसीक्यूज, तो बोल सकते हैं। अच्छा, ये वाला देखिए, द एबिलिटी टू मैनेज द वंस ओन इमोशंस एंड इम्पल्सेस। तो इसको बोलेंगे सेल्फ मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ ओन की बात, अब टाइम काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है, तो अब हम सही सही वाले ऑप्शन जो ठीक है ना उसको डिफाइन करते जाएंगे। वैसे भी तकरीबन हमने टर्म सेम सेम आ रही है, अब रिपीट हो रही है। Dash refers to the network of the personal and social relations that develop the spontaneously between the people associated with each other. तो इसको बोलेंगे informal organization। बाकी भी important है, business organization बोलते हैं a general term for any business entity, और formal organization बोलते हैं officially structured and defined rules जो होते हैं ना वो formal होते हैं। और government organization होती है public sector organization को बोलते हैं। ठीक है, the study which enables us to learn about the human being and their activities and the societies is known as a एंथ्रोपोलॉजी। ये आपके पास एग्जैक्ट डेफिनेशन दी हुई है, इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, देयर एक्टिविटीज, कल्चर्स एंड सोसाइटीज, इसको बोलेंगे एंथ्रोपोलॉजी। इसके अंदर बाकी चीज़ें भी शामिल आ जाती है, जैसे कि अंडरस्टैंड हाउ द पीपल लिव इंटरैक्ट डिफरेंट सोसाइटीज, लोग मुख्तलिफ सोसाइटीज के अंदर कैसे रहते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो भी आ जाएगा इसके अंदर। अब बाकी जो है ना पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है ना वो यहाँ पे सही नहीं था। अब मिस आयशा जो है ना वो मैनेजर है किसी कंपनी की जिसका नाम है एबीसी कंपनी। फॉर एग्जांपल शी हैज़ अ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड हैंडल द इमोशंस ऑफ हर, मतलब वो उसकी जो सबऑर्डिनेट्स है ना, उसके जो एम्प्लॉइज है ना, उसकी उनकी एबिलिटी को वो ठीक तरह से समझ भी लेती हैं और वो उनके इमोशंस को भी हैंडल कर लेती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशनल इंटेलिजेंस डायमेंशंस इज डिपिक्टेड फ्रॉम द एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल से हम क्या समझ सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है किस में फॉल करेगी। सेल्फ अवेयरनेस है, सोशल स्किल है, एम्पैथी है या सेल्फ रेगुलेशन है। तो ये एम्पैथी है, इस तरह का एमसीक्यू हमने ऊपर भी पढ़ा था कि किसी दूसरे की फीलिंग्स को समझना, ये एम्पैथी कहलाता है। द कल्चरल डायमेंशंस ऑफ द आइडेंटिफाइड बाय द हॉफस्टेड इंक्लूड, तो इसके अंदर सारे ऑप्शन आ जाते हैं। इंडिविजुअलिज्म भी आता है, पावर ऑफ डिस्टेंस भी, अनसर्टिनिटी अवॉइडेंस भी। तो ऑल जो है ना वो इसका ठीक ऑप्शन है। वैसे अनसर्टिनिटी और इंडिविजुअलिज्म का तो पता होगा, पावर ऑफ डिस्टेंस को हम पढ़ लेते हैं कि हाउ मच द इनइक्वालिटी एंड अथॉरिटी डिफरेंसेस आर एक्सेप्टेड, ये इसका मतलब होता है। Dash creates the problem of the employees when their job requires to display the emotions incompatible with their actual feelings। तो इसको बोलेंगे इमोशनल लेबर। ठीक है, और नेक्स्ट देखो, इन ERG थ्योरी ये हमने पढ़ी है और अभी थोड़ी देर पहले, द रिलेटेडनेस इज सिमिलर टू विच ऑफ द सॉर्ट ऑफ द नीड क्लासिफाइड। तो इसको बोलेंगे सोशल नीड्स के साथ इसका कनेक्शन है। नेक्स्ट देखिए, what trait does the decision makers need to have if they are fully appraise a problem and even see the problem that others are not aware। तो इसको बोलेंगे हम conceptual style। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप ये आपको ज़रूर एग्जाम में हेल्प करेगी, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्चुअल लेक्चर देने की कोशिश की है।
और ये फाइल मैंने कंप्लीट वैसे नहीं करवाई, मैंने 15 पेजेस तक की है, मैं अब थक गई हूँ। बाकी आप इसको खुद कर लेना, लेकिन मेथड यही रखना कि अगर टाइम नहीं है तो ऐसे ही पढ़ लें इसको कॉन्सेप्ट लेके, वरना आपने इसकी डिटेल ज़रूर देखनी है, क्योंकि सेम ऐसे एमसीक्यूज़ पेपर में नहीं आते फाइल्स में से एमजीटी के सब्जेक्ट में। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सिर्फ वीयू के स्टूडेंट ही हमारी ऑडियंस होती है। अगर आप भी हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? क्योंकि हमारा जो चैनल होता है वो एंटरटेनमेंट का तो नहीं होता, ना ही हम कोई व्लॉगिंग कर रहे होते हैं। तो थोड़ा ख्याल किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक किया करें, जो प्रॉब्लम है वो बता दिया करें, ताकि हम मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सेट कर लूँ।